वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने DSSB PRT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि 99% चांसेस है कि इस ईयर DSSB PRT की वैकेंसीज लेकर के आएगी। तो आप सभी लोग लग गए हैं DSSB PRT की प्रिपरेशन में, आई नो, क्योंकि आप सब लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि DSSB PRT पार्ट 1 में क्या पढ़ें, जो पार्ट 2 है उसमें NIOS पढ़े। NIOS पढ़नी है तो कौन से ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। तो येस, आई हैव सम बुक ऑफ NIOS। ये सारा NIOS का कोर्स है और ये NIOS की बुक है जो कि है मेरे पास। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ NIOS की कौन सी बुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से ब्लॉक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी कोई, आप मान लो आप फ्रेशर हो, राइट, और आप स्टार्ट करते हो DSSB PRT की प्रिपरेशन, और कोई भी आपसे बोलते हैं कि आपको NIOS पढ़ना है, तो जब आप NIOS का कोर्स देखते हो ना, तो उसमें है 10 बुकें, ठीक है, 10 बुकें। तो आप देख करके डर जाते हो कि ये तो DLED वाले पूरे साल पढ़ते हैं और इसमें हम एक पेपर के लिए प्रिपेयर करें। बट येस, हमको देखो प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है, 100 नंबर हमें इसमें से मिलने वाले हैं। तो इन 100 नंबरों को हम हल्का तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, है ना, तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट फिर जब बच्चे इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना NIOS को, तो बहुत बोरिंग सा लगता है कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या है क्या नहीं। तो उनको लगता है कि कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकें हैं क्यों ना वो कर ले, ठीक है। वैसे तो आई विल सजेस्ट, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारी ही NIOS कर लो। बट अगर आपके पास टाइम कम नहीं है या आप चाहते हो कि पहले आप इंपॉर्टेंट कवर कर लो, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि NIOS की कौन सी बुक्स और कौन से ब्लॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्वियसली वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो NIOS की टोटल 10 बुकें हैं, तो उनमें से मैं आपको 5 बुकें सजेस्ट करूंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आप पेपर के लिए बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। एक दो बुकें ऐसी हैं, एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ दोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उस पूरी बुक में से ही 2-3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बट जो बुकें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं आपके साथ आज सिलेबस भी शेयर करूंगी कि उस बुक का कंटेंट क्या है, सो दैट आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज कि आप चाहो तो जब अपनी NIOS पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, आप इन्हीं बुक से स्टार्ट कर सकते हो। बाय 501, 502, 503 ऐसे ना करते हुए आप लोग क्या कर सकते हो, इन बुकों को पहले स्टार्ट कर सकते हो, फिर आपके पास टाइम बनता है तो आप बाकी उसके भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है बुक 501, अभी उल्टा दिख रहा होगा और ये बहुत सब लिखा हुआ होगा यहाँ पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स हैं कि क्या है क्या नहीं इस बुक के अंदर। जो मुझे इंपॉर्टेंट लिखता है ना, तो मैं वहीं पे लिख लेती हूँ। लाइक जैसे मैं पढ़ रही होती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है तो मैं वहीं लिख लेती हूँ कि हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट है। काइंड ऑफ शॉर्ट्स नोट्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये बुक आपकी इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला ही कोर्स है, कोर्स 501। तो ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस बुक में आप पढ़ने वाले हो, आपका फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो है, मीन्स इसमें आप पढ़ने वाले हो इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडियंस की एजुकेशन कैसी थी, इंडिया के बाद हमारी इंडिया की जो एजुकेशन है वो कैसी हुई, इसमें कौन कौन से कमीशन आए, कौन कौन सी शिक्षा नीति आई है, कौन कौन से आयोग आए हैं, वो सब आप पढ़ने वाले हो। मुदालियर आयोग, राधा भाई देशमुख आयोग, बहुत सारी इसमें आयोग हैं, वो आप पढ़ने वाले हो। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे शिक्षा एक मौलिक अधिकार, यानी RTE, राइट टू एजुकेशन, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, उसका पूरा डिटेल में पढ़ोगे, कितनी धाराएं हैं, क्या सारी चीजें हैं। तो ये कंटेंट से ही आपको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, जिसका नारा था सर्व शिक्षा अभियान का, सब बढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। तो एक पूरी यूनिट इसी के लिए दी गई है, और इसमें आप पढ़ोगे कि यूपी में इसके लिए क्या किया गया है, महाराष्ट्र में इसके लिए क्या किया गया है, कर्नाटका में इसके लिए क्या किया हुआ है। तो इस एक पूरी यूनिट में प्रॉपर ऑल ओवर इंडिया को कवर किया गया है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये 501 का जो है हमारा वो। फिर इसके बाद ये सेकेंड यूनिट थी, और थर्ड यूनिट, 3 यूनिट है इसमें, ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, 3 ब्लॉक है इसमें। फर्स्ट ब्लॉक में एजुकेशन, सेकेंड ब्लॉक में कहाँ क्या कैसे कैसे हो रखा है एजुकेशन में, थर्ड ब्लॉक है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना। तो आप वुड बी टीचर हो, तो आप लोगों को तैयार करने के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग हो रही है, कौन कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं, वो सब हमको पढ़ना है। इसके साथ ही जो सुविधा जनित बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चले हुए हैं, पता है, जो सुविधा जनित बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा के लिए भी बहुत सारे इंडिया में प्रोग्राम चले हुए हैं, वो सब आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। और लास्ट चैप्टर है इसका प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, कि जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर ओवरऑल इंटरनेशनल पर लोगों पर क्या है। तो इसमें ना बहुत, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि यूनिसेफ ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, DFID ने क्या किया हुआ है, स्वीडन जो है SIDA इसने क्या करा हुआ है, तो और विश्व शिक्षा मंच
डकार सेनेगल 2000, तो ये कुछ ऐसे नाम है जिनके में से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ज्यामितीय सम्मेलन है, तो ज्यामितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, इनमें किन देशों ने पार्ट किया था, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। सार्क है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी एजेंसीज हैं जो इसमें काम कर रही है हमारी एजुकेशन में, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये था हमारा 501। इसके बाद आते हैं 502। अगर आप बोलोगे कि NIOS की 10 बुकों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, तो वो है आपकी NIOS 502। 502 बुक आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो बुक है ये हमारी अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया, लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस, तो इसमें सब कुछ बच्चों के बारे में, टीचर्स के बारे में, मोस्ट ऑफली टीचर के बारे में और बच्चों के बारे में ही है। बच्चे 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 शिक्षा कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड में क्या है, सब कुछ बच्चों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये साइकोलॉजी कह सकते हो आप, काइंड ऑफ जो साइकोलॉजी में आपने टीचिंग मैथोलॉजी पढ़ी होगी ना, ये पूरी बुक आपकी वही है। तो इसमें आपकी साइकोलॉजी भी रिवाइज हो जाएगी और साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें भी इसमें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है चीज़ें, बिल्कुल साइकोलॉजी से रिलेटेड सेम नहीं है, बट यस डिफरेंट भी है। फिर इसके जैसे इसमें क्या होता है कि टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, फिर इसके बाद है टीचिंग की मेथड्स क्या है, टीचिंग की विधियाँ क्या है, उपागम क्या है, ठीक है। तो ये पूरी जो यूनिट है आपको इसी पे ही जोड़ देती है, जिसमें आप समस्या समाधान पढ़ोगे, ठीक है, समस्या समाधान मेथड पढ़ोगे, लर्निंग मेथड पढ़ोगे, खोज विधि पढ़ोगे, खेल विधि पढ़ोगे, प्रोजेक्ट मेथड पढ़ोगे, बहुत सारी इसमें आप पढ़ोगी चीज़ें। और जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, सहयोगात्मक शिक्षण होता है, बहुत सारे हम इसमें सीखेंगे। फिर इसके बाद है ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 2 में क्या है, इसमें है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट की, क्लासरूम में जब आप टेस्ट ले रहे हो तो सिटिंग कैसी होनी चाहिए, पेपर के टाइम पे सिटिंग कैसी होनी चाहिए, आप क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको कैसे सिखाओगे। फिर इसके बाद है कि आपकी लर्निंग टीचिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए। फिर है अधिगम गतिविधियों की आप योजना कैसे बनाओगे, पाठ योजना क्या है, यूनिट योजना क्या है, वार्षिक योजना क्या है, सब कुछ आप योजना के बारे में पढ़ोगे। जैसे अभी KVS में क्वेश्चन आ रहा था ना प्लानिंग को लेकर के, कैलेंडर क्या होता है, वो जो क्लास जो लगते हैं, पीरियड लगते हैं, जो एक क्वेश्चन आ रहा था उसमें आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक क्लास में बहुत तरीके के बच्चे हों तो कैसे पढ़ाओगे, अगर एक क्लास में बहुत सारी क्लास के बच्चे बैठे हो तो कैसे पढ़ाओगे। फिर इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है। फिर जो आपका कंप्यूटर वाला है ना, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर की भी बेसिक स्टार्ट की हुई है, मीन्स ICT भी है इसमें, बिल्कुल बेसिक से कि कंप्यूटर क्या होती है, उसके डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ये पूरा ICT के बारे में है और बहुत डिटेल में आपको जानने के लिए मिलेगा। आपको भी हैरानी होगी कि अच्छा इतना सब है इसमें, ठीक है। और बहुत आराम से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और लास्ट जो हमारी यूनिट है, इसकी 4th यूनिट, वो है हमारी इवैल्यूएशन के बारे में कि आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की कौन कौन सी युक्तियाँ होती हैं, और अधिगम और आकलन क्या होता है। तो अधिगम और आकलन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये कह लो CTET का, DSSB का, HTET का, सबका फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। तो अधिगम और आकलन में क्या है, ये नहीं अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये वाला चैप्टर है, इसमें आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इन शॉर्ट जो है 502 सबसे मोटी बुक है 10 बुकों में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, फोटो वगैरह या कंटेंट या कुछ भी, मैं आप मेरे को कमेंट करके बता देना, डेफिनेटली मैं प्रोवाइड कराऊंगी। इसके बाद एक बुक और इम्पॉर्टेंट है 503, वो अभी मेरे पास है नहीं, मैंने किसी को पढ़ने के लिए दी हुई है। तो 503 क्या है, वो है हमारी लैंग्वेज के बारे में। अब लैंग्वेज के बारे में क्या है, वैसे तो यही है कि हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी के बारे में उसमें बात की हुई है, ठीक है, हिंदी के बारे में बात की हुई है। तो आप सोचोगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम हिंदी के बारे में क्यों पढ़े, क्योंकि जब उस चैप्टर को स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि वो आपकी जर्नल एग्जाम में भी काम आते हैं। कि जैसे कि हमारे अनुच्छेद में कितनी भाषाएं हैं, अब तो 22 हैं, पहले कितनी थी 14, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये जुड़ी हैं, कौन से ईयर में जुड़ी हैं। जैसे पहले सिंधी जुड़ी थी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी, फिर 4 बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी। तो ये सब है जो आपको नॉर्मल सी पता होना चाहिए। फिर इसके साथ ही आपको सारे स्टेट की राज्य भाषा बताई हुई है, जैसे कि झारखंड की कुडुक है, ठीक है, नहीं पता होगी मोस्ट ऑफ दी बच्चों को, तो आपको इस बुक से पता चल जाएगी झारखंड की जो राज्य भाषा है वो कुडुक है। तो पुडुचेरी की भाषा क्या है, नागालैंड की भाषा क्या है, वो तो इंग्लिश है वैसे वहाँ की नागालैंड की, बट बहुत सारी आपको नॉलेज वहाँ से पता चलेगी। और वो जो 2 चैप्टर है ना स्टार्टिंग के, वो फैक्चुअल बेस है, मीन्स आपको बिल्कुल डेटा टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बिना डेटा के काम नहीं होगा। जैसे हिंदी भाषा को हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है।
पुडुचेरी की राज्य भाषा क्या है, पुडुचेरी की विदेशी भाषा क्या है, या ऑफिशियल वर्क काम की लैंग्वेज क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत छोटी सी बुक है, बहुत हल्की बुक है और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो बुक। उसके बाद क्या है, आपको कि आप जब गद्य पढ़ाओगे क्लास में, कहानी पढ़ाओगे तो उसके तरीके बताए हुए हैं। फिर पद पढ़ाओगे, जब कविता पढ़ाओगे तो आप कैसे पढ़ा सकते हो, किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, साक्षात्कार के मेथड, प्रश्नावली मेथड, वो सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। फिर लास्ट में है इवैल्यूएशन, कि जब आप क्लास में अपना इवैल्यूएशन करोगे तो आपको भाषा का इवैल्यूएशन करना है, ऑल ओवर बच्चे का इवैल्यूएशन नहीं करना, भाषा का इवैल्यूएशन करना है। तो आप पढ़ाते हुए वो क्या करोगे, ठीक है। तो ये थर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 504, और 504 है हमारी मैथ्स की, कि प्राथमिक शिक्षा में गणित सीखना, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना, वो मैथ्स है। बट आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते, कॉन्सेप्ट बेस्ड बनते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट आपको होंगे पता। आप इसको पढ़ोगे भी तो आपको लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप 504 को स्किप कर सकते हो। सेम ऐसी है 505, जो कि हमारी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, तो ईवीएस यानी कि, तो अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग में ईवीएस अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो ऑल ओवर पर्यावरण के बारे में ही है। फिर आप पढ़ोगे कि ये क्या है, ये तो हमें पता है पर्यावरण क्या होता है क्या नहीं, आप चाहो तो बाद में पढ़ सकते हो, पहले इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसमें पर्यावरण के बारे में फिर यही है कि यही आ जाता है इसमें कि समस्या समाधान विधि, तो इसमें भी वही चरण होंगे जो कि आप 502 में पढ़ चुके हो। तो 504, 505 आप स्किप कर सकते हो, 501, 502, 503 आपको करनी ही करनी है। फिर इसके बाद जो आपको करनी है वो है आपकी 506, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, है बच्चों की वृद्धि विकास एवं विकास को समझना, यानी कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना। तो आपको पता होगा कि ये है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक, इसमें बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी हुई है। और आप एक वुड बी टीचर हो तो आपको पता है कि बच्चे की लाइफ में ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या रोल होता है, ठीक है। तो आपको ये बुक करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ही चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, बच्चों को समझना, जो कि केवीएस का भी था टॉपिक, याद है आपको केवीएस का, अगर आपने एग्जाम दिया हो। मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा था, कोई कोर्स नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था, मैंने एनआईओएस से ही पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास कुछ कंटेंट अवेलेबल था नहीं, यही था, तो मैंने यही पढ़ा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है ना, ये उसमें सा है। 502 तो आपकी बिल्कुल टीचिंग मैथोलॉजी को कवर करती है, और ये आपकी साइकोलॉजी को कवर करेगी, जैसे कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारा है इसमें 506 में। तो आपको समझ गए होंगे कि आप कितना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही 2 चैप्टर और हैं बच्चों के हक से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 506। इसके बाद एक लास्ट बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं आपको 10 में से सारी बुकें सजेस्ट कर दूंगी तो आप बोलोगे इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ 10 में से मैं आपको 5 बुकें सजेस्ट कर रही हूँ जो आपको करनी ही करनी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। 4 बुकें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। 5वीं बुक है हमारी 507, विच इज समुदाय और प्राथमिक शिक्षा। अभी आपको पता होगा एलसीएफ भी कहता है कि हमें बच्चों को अपने एनवायरनमेंट से जोड़ करके पढ़ाना है, तो ये यही है कि प्राथमिक शिक्षा को हम अपने समुदाय से जोड़ करके कैसे पढ़ा सकते हैं। और केवीएस में भी 10 नंबर के क्वेश्चन इसी में से ही बने थे, ये टॉपिक था कि हम आसपास से कैसे कनेक्ट करें। मैं एक बार आपको सिलेबस बता देती हूँ इसका, तो कंटेंट बता देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे फर्स्ट ही है कि एजुकेशन एंड सोसाइटी, तो हमारी एजुकेशन में सोसाइटी का क्या फ़र्क पड़ता है और सोसाइटी का एजुकेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों ही है। फिर है हमारा समुदाय एवं विद्यालय, कम्युनिटी एंड स्कूल। पहले तो है सोसाइटी एंड एजुकेशन, फिर है कम्युनिटी एंड स्कूल, विद्यालय, ठीक है। फिर है विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदान, ठीक है। विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदान और विद्यालय शिक्षा का समुदाय में योगदान, मीन्स दोनों कंट्राडिक्ट टॉपिक है, और इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हमको इनकी ज़रूरत है। फिर आपको लगेगा ये तो सारी सोसाइटी से रिलेटेड है ना, हम इसको टीचिंग में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो आने वाली टॉपिक है वो है बाल अधिकार और विद्यालय प्रावधान। तो इसमें सारा बताया गया है कि एक विद्यालय में बच्चों के क्या प्रोविजंस होते हैं, टीचर्स के लिए क्या प्रोविजंस है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं वो। फिर है अध्यापक एवं विद्यालय, तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि एक अध्यापक की भूमिका क्या होती है, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को समझने में, बच्चों को समझाने में एक टीचर क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। टीचर की कितने रोल होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था एक टीचर को नेतृत्व वाला होना चाहिए, मीन्स लीडर होना चाहिए। एक टीचर को अध्ययन करता होना चाहिए, मीन्स वो खुद भी लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। एक टीचर को क्विक लर्नर होना चाहिए, और जो एक टीचर है वो एक मैनेजमेंट में भी अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारे रोल होते हैं जो एक टीचर के होते हैं, इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट होता है टीचर लीडरशिप, शिक्षक नेतृत्व। तो इसमें आप बहुत तरीके के नेतृत्व के प्रकार पढ़ेंगे
केवीएस का आपने दिया होगा तो ऑथोरेटिव लीडरशिप, डेमोक्रेटिव लीडरशिप, लेजिस फेयर लीडरशिप, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, सब दिया हुआ है यहाँ से और डिटेल में दिया हुआ है। काफ़ी सारे टाइप ऑफ लीडरशिप आप पढ़ोगे। फिर इसमें है जो हमारी लास्ट यूनिट है कि विद्यालय का मैनेजमेंट कैसे होगा, विद्यालय और कम्युनिटी आपस में मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और विद्यालय और सहभागिता प्रबंधन की उपागम कौन से हैं। ठीक है, तो ये है लास्ट बुक आपकी 507 जो कि आपको प्रिपेयर करनी है। सो कंक्लूजन क्या है, 501, 502, 503, 506 एंड 507 आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं।